अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति रोलर कोस्टर जैसी है जो कभी अप कभी डाउन लगातार चलता रहता है। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ है। अब जब कुछ महीने शेष हैं चुनाव के, तब डिप्टी स्पीकर चुना जा रहा है। यह भी अजब है, उत्तर प्रदेश के भीतर ही हो सकता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब जब चुनाव को महज कुछ दिन बचे हों, जैसा कि उम्मीद की जा रही कि 20 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लगा दी जाएगी, कभी भी 20 दिसंबर के बाद। अब जब वक्त ही नहीं बचा है, तब उत्तर प्रदेश में मेरे पीछे जो आप असेंबली देख रहे हैं, यहाँ डिप्टी स्पीकर का चयन हुआ है। जब कार्यकाल थोड़ा सा बचा हो और चुनाव में जा रहे हों, तो ये थोड़ी हैरानी वाली बात रही। लेकिन आज चुनाव हुए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नितिन अग्रवाल, नरेश अग्रवाल के बेटे, हरदोई से विधायक, इनको डिप्टी स्पीकर चुना गया है। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनके बेटे नितिन अग्रवाल बगावत करके समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का हिस्सा हैं। लेकिन उनकी सदस्यता अब तक बरकरार है, वो खारिज नहीं हुई। लिहाजा आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव चलते हुए डिप्टी स्पीकर का चुनाव करा दिया। पूरे कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर चुना ही नहीं गया, लेकिन अब चुना गया है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में डिप्टी स्पीकर का पद 2007 में चुना गया था। मुझे याद है तब राजेश अग्रवाल जो पूर्व वित्त मंत्री हैं वो हुआ करते थे। अब इनको 2007 के बाद यानी 14 साल के बाद किसी को डिप्टी स्पीकर चुना गया। अमूमन परंपरा रही है कि विपक्ष को ये पद जाता है, तो वैसे टेक्निकली गया तो ये पद विपक्ष को ही है, क्योंकि आज भी तकनीकी रूप से नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। उनकी सदस्यता खारिज नहीं हुई, वो सपा के दल में ही गिने जाएंगे। लेकिन वो उनके पिता और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अपना दूसरा प्रत्याशी सीतापुर से नरेंद्र वर्मा को दिया। पिछड़ा समाज के नरेंद्र वर्मा बड़े नेता हैं। और इस बार डिप्टी स्पीकर के चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई। बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन बीजेपी किसी बड़ी क्रॉस वोटिंग से बच निकली। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, अपना दल, इन सब में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। एसबीएसपी, इन सब में खूब क्रॉस वोटिंग हुई। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 60 वोट मिले। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास तकनीकी तौर पर इस वक्त 46 या 47 विधायक हैं, लेकिन वोट मिले उनको 60। जबकि नितिन अग्रवाल को 304, जी हाँ 304 वोट्स मिले। टोटल 368 वोट डाले गए थे, 4 इनवैलिड, 364 वोट पड़े। 304 नितिन अग्रवाल को और 60 वोट नरेंद्र वर्मा को मिले। यानी कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग कितनी हुई है? तकरीबन 14 से 15। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया इसमें, लेकिन कांग्रेस के 2 एमएलए राकेश सिंह और अदिति सिंह, दोनों रायबरेली से, इन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अपना दल में भी टूट हुई है और बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बगावत हुई और उनके कई एमएलए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया है। बीजेपी के भी 1 या 2 एमएलए ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया। तो ये पद गया नितिन अग्रवाल को, वो डिप्टी स्पीकर चुने गए। 14 साल के बाद यूपी की असेंबली को कोई डिप्टी स्पीकर मिला। लेकिन अफसोस की बात यह रहेगी कि अब कोई सत्र बाकी नहीं है। सिर्फ 1 दिन का आज विशेष सत्र बुलाया गया था। इसका मकसद क्या था? मकसद 2। एक, ये दिखाना कि भारतीय जनता पार्टी एक है, उसके विधायक बिखरे नहीं हैं और उसके विधायकों में कोई टूट नहीं होने जा रही है। ये स्पष्ट और साफ संदेश आज चला गया। दूसरा, काफी लंबे समय से नरेश अग्रवाल बड़े नेता हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे थे। और पिछले दिनों आपको याद होगा तो अखिलेश यादव जब हरदोई गए थे तो वहां वो कुछ छोड़ कर आए थे, कुछ बातें कहकर आए थे। उसके बाद से ये बेचैनी बीजेपी के भीतर बढ़ गई थी कि कहीं नरेश अग्रवाल पुराने घर लौट न जाएं। तो शायद उनको मनाने, उनको रोकने और उनको ये दिखाने कि नहीं उनके लिए स्कोप है, उनके बेटे को डिप्टी स्पीकर बना दिया गया। ये 2 कारण हो सकते हैं। दूसरा, काफ़ी लंबे समय से ये भी कहा जा रहा है कि जो समाज पूरी ताकत के साथ बीजेपी के साथ है, उस समाज को क्या मिल रहा है। तो फिलहाल नितिन अग्रवाल के रूप में उन्हें एक डिप्टी स्पीकर मिल गया है।
कुछ बयान सुने बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। इतिहास, संसदीय इतिहास जब उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। चुनाव नजदीक आ रहा है, अब काहे को करुआहट पैदा किया जाए, लेकिन यह घरघोर संसदीय परंपराओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी अलोकतांत्रिक है, राजनीति के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतनी अलोकतांत्रिक सरकार कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी। जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मात्र 1-1.5 महीने बचे हैं या हार्डली 2 महीने बचे हैं, तो जो चीज़ लगभग 4.25 साल और पूरे कार्यकाल में नहीं हुआ, वो एकाएक फिर एजेंडा जारी कर दिया जाता है कि ये चुनाव हम लोग करा रहे हैं। तो आज की डिबेट